नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का 11वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। चंदन ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना, ऐसे मत देखो। ये मत समझो कि मैं अपने आज के व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, ये भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी। जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी न रह पाई, फिर और उन्हें ये भावना उपासना न दे पाई और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदन ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझे को वापस दे देती हो तो कोई बात ऊंची बात नहीं है। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर देती? जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों न हो, तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे ये सामग्री दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही ना। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है, उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसे लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो ये देख कर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही इसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझा पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुपचाप बैठा रहा, फिर सुधा के पाँव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है। बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। वह घास पर बैठकर बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, ये हम जानते हैं, चंदन ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया। आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे, उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान बरसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर मन ही मन अभी मरा मरा हुआ सा चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों, तुम चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं बिनती? अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें, बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा, बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे, उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू, विनती ने हंसकर कहा, दीदी ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए।
और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रख कर देखा, अब तो तू ठीक है। हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माताजी आ रहे हैं, अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनों के एक दिन पहले से ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला कि घर चमक उठा। ये बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज़ बुहार कर फेंक दिए और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी। कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो, तुम्हें देखने थोड़े ही आ रही है मेरी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर लिवा लाने गए। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी, क्योंकि जाने कैसे कब उसकी सास आ जाए और देख लें। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था। अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी। महाराजिन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई कि किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदन ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक हैं ना, ऐसे ही रहे ना, देखें तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधा, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने रो नहीं सकेंगे। और सुधा का गला रूंध गया, आंखें छलछला आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भोंपू सुनाई पड़ा। सुधा भागी। अरे ये तो पम्मी की कार है। चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का। और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफ़ी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मंसूरी चला गया, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई। मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली। हमें ले चलिएगा। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना। पम्मी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा। चंदर ने कहा। अच्छा विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या तुम। सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत ज़रूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सिर पर पल्ला ढक लिया। चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे थे वे ठिगने से गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता धोती पहने थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा। आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर और आप शाहजहाँपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तो नहाए लेप शंकरी, फिर चाय ठंडाए जाइए, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी। शायद वह खुश थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका, चाय में पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे ज़रा स्वराज भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है। शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर में मुस्कराते हुए कहा, ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और रुके भी नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है।
कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। विनती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ई तो किरिस्तान है, हमरो धर्म बिगाड़िन हियाँ आए थे। बुआ जी बोली। बुआ जी ने यह शादी तय कराई थी, लड़का बताया था, और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए कुर्सी खींच कर बैठ गए। चंदर की ओर देख कर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ़ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मुफ्त मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी। अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है विनती, पहचानते हो ना है? पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखो हो गए। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा, और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया। वे उठकर चली गईं। थोड़ी देर में सुधा आई। सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी। फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। ये तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतर जाति विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अवहीन कौन बैस हो गई, तोहे काहे नाई बहुरिया लयौते। सुधी के अकेल मन न लगी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए, घड़ी देखी, अब थोड़ा सो लूँ या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे, बहुत बातूनी थे। चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीति क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार विनती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो विनती ने कहा, दीदी कुछ पूछ रही हैं, ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं अब चंदर को याद थोड़े है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। विनती बोली, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही इनकी। विनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे, और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ही ले चुके हैं आप। चंदर झेप गया। पाजी कहीं की बहुत बेशरम हो गई। पहले मुँह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। विनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, ये माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिए। उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली, बुआ जी को हाथ में दे दी।
हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, ये बात है आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीत रस्म के तो कायल हैं। है नहीं, आप जितना चाहें रीत रस्म अपने मन से कर लें। हम तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे और अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। फिर लड़की की बुआ तो ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूँ, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सिर्फ सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसीलिए जात में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत सादा विवाह होगा, तभी वह राजी हुआ। इसीलिए इसे आप मान ही लें। फिर विवाह के बाद तो ज़िंदगी पड़ी है आपकी। अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो सुबह से शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया। शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एक ऊ आए रहा जूता खोर। एक ठो कागज थमाए के चले गए, एक गहरी सांस लेके चली गई। हाँ, डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई। चंदर साहब, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए। फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बढ़िया नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं। 15 दिन के अंदर लौट आएं। आगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए। सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, ये सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय ये किया गया कि चूँकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में विनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई। चंदन ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती हैं, चीनी बहुत कम छोड़ी है। चंदर बोला। बुआ और विनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठा, भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही थी और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई, चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशार लिखे हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदन ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं नहीं कर सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा। चंदन ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा। एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मान कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी है। और ये माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी। बतलाऊं? बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़ कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो ये माला सामने रखकर देख रही थी कि इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिककर बैठ गई। आज गेसू नहीं है, मुझे गेसू की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़े उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों।
या तुम ही किसी के हो न सके, या तुम्हारा हो न सका, या कोई तुम्हारा हो न सका। इसकी अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफ़ान भी हमारा हो न सका। वाह, एक यह पंक्ति बहुत अच्छी है। चंदर ने कहा, आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करती। सुधा बोली, देखो चंदर, ज़िंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है, क्या होता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था, क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेट कर बातें करते थे। तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई। महीने भर बाद मेरी सुधा थोड़ी देर चुप रही और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी, उसने कहा था, जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुक गए हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था, याद है? चंदर ने कहा। विनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फ़ायदा? आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही देवता। मेरे कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। चंदर, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा? तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर जब हम लोगों में झगड़ा हो गया था? चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ? चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन ज़िंदगी तो ज़बरदस्त सब कुछ छीन लेती है, बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लान पर, शाम को तुमसे बातें करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी। जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी, ड्राइवर मोटर निकाल रहा था। उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अब शेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज़ में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरियाँ बिछा दी गईं। सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सामान रख दिया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं। वहाँ एक बड़ी सी मशीन लगाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर विनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया। उसकी चाबी विनती बुआ के पास रहती। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन, 2 मजदूर आए। वे सभी गैरेज में सोते, दिन भर काम करते, पानी पीने को मांगते रहते। सभी कुर्सियां, सोफ़ा सेट निकाल कर साइवान में लगा दिए गए। रसोई के पास वाली कोठरी में कुल्हड़, पतले वगैरह रख दिए गए। पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी, अनाज, मिठाई कहाँ रखी जाए, इस पर बुआ जी, महाराजिन और विनती में घंटों बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने विनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का बियाह कियो तो कतरनी अस जवान चलाए लियो, अब इन हर काम में काहे टांग अड़ाई करत हो। विनती चुप हो गई। अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूँ उन्होंने साफ करके कोठरियों में भर दिए। कम से कम 5 तरह की दालें, बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मंगोरी, चावल की कचौरियाँ बनवाई। सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महारानी तथा गांव की माहिरिन ढोलक लेकर बैठ जाती, गीत गाती। विनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को था, उतना विनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती। उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती। 12-1 बजे तक सिलाई करती। दोपहर को चावल दाल बीनती। शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती। रात भर जाग जाग कर गाती, दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करोगी? तो विनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड
बजाऊंगी वर्दी पहनकर। घर चमक उठाता जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुमला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नज़रों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया, लगता था जैसे बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा। अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछला आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती। उदास फिर शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे, सची को कोई जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज़ बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं। बिनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको कहानी सुनाना अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।